अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है उनके। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है ये हम पढ़ेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका हम फंक्शनल हेल्थ जो अप्रोच है वो हम करेंगे इसको। फिर इसके लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज़ होते हैं, फिर इसके बाद इसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को समझे। सो इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ये इजी है इंशाल्लाह। आज इसको हम पढ़ते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है क्या। इन्फार्क्शन असल में कहते हैं ब्लॉकेज को, कि जहाँ पे ब्लॉकेज आता है इन्फार्क्ट। सो इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच एरियाज ऑफ मायोकार्डियल सेल्स इन द हार्ट आर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। परमानेंटली डिस्ट्रॉयड का मतलब है एक टेम्परेरी डिस्ट्रॉय भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं, ठीक है जी। सो एमआई के डिफरेंट जो अटैक होता है टाइम के साथ साथ। सो अगर एक अटैक है फिर दूसरा, तो इसी तरह जितने भी अटैक्स होते हैं तो उससे हार्ट जो मसल है वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है। इट अकर्स व्हेन मायोकार्डियल टिश्यू आर एब्रप्टली एंड सीवियरली डिप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन। इन्फार्क्शन यानी ये कब आएगा, इस्कीमिया, जब कंटिन्यूसली, ठीक है जी, एब्रप्टली अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई कार्डियक जो मायोकार्डियम है, दिल के मसल है, इसको बंद हो जाए, तो फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या असर पड़ेंगे दिल पर। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है जी। जब डिमांड बढ़ जाती है, उधर सप्लाई नहीं है, तो फिर आपको पता है टेकिकार्डिया होती है। फिर इसके खिलाफ जो है लैक्टिक एसिडोसिस होते हैं, इसकी वजह से फिर पेन प्रोड्यूस होते हैं। So myocardial infarction is a diseased condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or thrombus. अभी थोड़ा स्टडी आप लोग अपना बढ़ाएंगे, यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आएंगे, इसको आप समझेंगे। एक एक टर्मिनोलॉजीज को जब आप समझेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगे। जब टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होंगे तो फिर मसले होंगे आपके लिए। ये हार्ट है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रियम होते हैं इसमें। राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, और वो फिर बॉडी को ब्लड देता है। अच्छा जी, सो ये जो आपको नज़र आता है ये एक आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, बिल्कुल ये वाला, ठीक है। और इसमें या तो नैरोनेस आता है, ये तंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरी। दिल को जो ब्लड सप्लाई करती है इसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। आर्टरीज आर ऑलवेज टेकिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडीज, ये तो आपको पता है। एंड वेन्स आर ऑलवेज रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी आर ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। सो ये जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, ये आप देख ले ज़रा, इसमें लिपिड जमा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया वगैरह, एलडीएल लेवल जब हाई हो जाते हैं, या कोई और भी फाइबर्स यहाँ पर बनाए, लीजन्स बनते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये मसले बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्लॉकेज होते हैं, तो फिर आगे जो दिल के ये मसल है यहाँ ब्लड नहीं आएगी। जब यहाँ पर ब्लड नहीं आएगी तो यहाँ पर फिर नेक्रोसिस होगी जी। अच्छा जी, सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है जी, कंडीशन है जहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होती है टू कोरोनरी आर्टरी, ये जो कोरोनरी आर्टरी आगे जाके ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोनेस ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज जब तंग हो जाती है और हार्ड हो जाती है, हार्ड का मतलब है इसमें इलास्टिसिटी वो कम हो जाती है। एंड अक्लूजन ऑफ एन आर्टरी बाय एन एम्बोलस और थ्रम्बस, ये ब्लड क्लॉट होते हैं, एम्बोलस और थ्रम्बस दोनों। एम्बोलस वो ब्लड क्लॉट है जो कि मूव करता है इन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। थ्रम्बस वो क्लॉट होता है जो एक जगह पे फंस जाता है और एक ही जगह पे होता है, ठीक है जी, तो इसको थ्रम्बस कहते हैं। अच्छा जी, एथेरोस्क्लेरोसिस, नर्विंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, जब आर्टरीज तंग हो जाती है एंड नैरो हो जाती है। तंग, नैरो का मतलब तंग होना, एंड हार्ड सख्त हो जाती है। जब सख्त हो जाती है तो उसमें वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है,
तो फिर ब्लड की सप्लाई पर इस असर पड़ता है, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। बिल्ड अप लिपिड, लिपिड बिल्ड हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल जो है, ट्राइग्लाइसराइड, कोलाजिन फाइबर्स अक्सर ज़ख़म के बाद जो ज़ख़म हो जाती है आर्टरीज़ में, इसके बाद आपको पता है कि अगर रप्चर हुई है तो प्लेटलेट यहाँ पर आएंगे, तो कोलाजिन फाइबर्स वहाँ पर होंगे, फाइब्रिनोजिन, ठीक है जी। तो उससे फिर फाइबर्स बनते हैं कोलाजिन। एंड स्मूथ मसल सेल नेरोज द ल्यूमिन ऑफ द विजल, जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं ल्यूमिन में वेन्स और आर्टरीज के, उसकी वजह से ये बिल्ड हो जाती है, तंग हो जाती है अंदर। डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द विजल कॉजेज डिक्रीज्ड परफ्यूजन। अब जब वेन या आर्टरी से, खासकर आर्टरी से ब्लड फ्लो कम हो जाती है तंग होने की वजह से, सो परफ्यूजन मतलब टिश्यू में जो ब्लड ऑक्सीजन जाती है अंदर, ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अंदर जाते हैं, तो जो परफ्यूजन है वो कम हो जाती है टू सेल बियॉन्ड द नेरोड और हार्डन एरिया। जो नेरोड या हार्डन एरिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, लेकिन नीचे अब ये जगह तंग है, तो आगे कम ब्लड आएगी अब, ठीक है जी। तो उस वजह से आगे की तरफ कम न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और कम ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि कम ब्लड जाता है। और रेड ब्लड सेल आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है इसमें, और हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, वो बॉडी की तरफ ऑक्सीजन लेके आती है। जो जब रेड ब्लड सेल की सप्लाई आगे कम होगी तो आगे कम ऑक्सीजन जाएगी और कम न्यूट्रिएंट्स जाएगी, क्योंकि ब्लड में आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है जी, जितने भी ज़रूरत की अशिया है बॉडी के लिए वो ब्लड में होते हैं। सो ब्लड लेके जाती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को। डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द विजल काज डिक्रीज परफ्यूजन एड टू सेल बियॉन्ड द नेरोड और हार्डन एरिया, ठीक है जी। सो जब ब्लड डिक्रीज हो जाती है परफ्यूजन, तो वहाँ पर टिश्यू में कम ऑक्सीजन जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है जी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के फिर हम लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर है जी। तो ये हार्ट के आपको पता है इंटीरियर साइड है, इंटीरियर का मतलब यानी आगे वाला साइड, ठीक है जी। ये फिर इसके पीछे वाला साइड पोस्टीरियर साइड, ये फिर साइड वाला लेटरल साइड जो है, ठीक है जी। सो ये इंटीरियर आगे वाला फेस वाला साइड, ठीक है जी, ये इंटीरियर साइड है। तो इसको फिर इंटीरियर ब्लॉकेज भी कहते हैं, और इसको LAD लेड भी कहते हैं, यानी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर ये लेफ्ट वाला आर्टरी ब्लॉक हुई है, ठीक है जी। अब अगर फिर राइट वाला आर्टरी ब्लॉक हुई है ये वाला, तो फिर इसको राइट इंटीरियर डिसेंडिंग ब्लॉकेज कहते हैं आर्टरी, ठीक है जी। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे जाने वाली ये आर्टरी है, दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये वाला जगह आपको डार्क नज़र आएगा, बाकी आपको रेड नज़र आता है, ठीक है जी। तो डार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो यहाँ पर जो सेल्स है मायोकार्डियम के, मायो मतलब मसल, कार्डियम दिल, हार्ट के मसल्स जो है, ठीक है जी, उसको जब सप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पिरेशन होते हैं, तो यहाँ पर सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होगा। जब सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होगा एरोबिक, तो ये फिर एनएरोबिक रिस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन से फिर अभी आप पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में कि यहाँ पर फिर लैक्टिक एसिडोसिस बनना शुरू हो जाता है, और उसी से फिर न्यूरॉन जो है इरिटेट होते हैं, और उस इरिटेशन की वजह से फिर पेन प्रोड्यूस होता है, जो कि चेस्ट में लेफ्ट हैंड, ठीक है जी, एंड बैक को रेडिएट होता है फिर। अच्छा जी, तो इसको इंटीरियर वाल MI भी कहते हैं, इंटीरियर वाल MI। ये आप देखें ज़रा, इस वेन को इसने मैग्नीफाई किया है, बड़ा किया है। यहाँ पर आप देखें ये नॉर्मल वेन है यहाँ पर, लेकिन दरमियान में जो येलो आपको नज़र आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है LDL, तो उसकी वजह से नर्विंग या बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया है जी। इसको सेप्टल वाल MI भी कहते हैं, इंटीरियर वाल MI भी कहते हैं। और ख़ासकर अगर कार्डिक ICU में, CCU में कोई काम करता है तो उनको बेहतर पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ MI कितने होते हैं और फिर ECG पे किस तरह इसको मालूम करते हैं। अच्छा जी, आगे जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रिजल्ट इन पोस्टीरियर वाल MI और लेटरल वाल MI। पोस्टीरियर यानी दिल के जो पीछे जो आर्टरी जाती है,
यानी दिल के आगे वाले वाल को भी ब्लड देना था और पीछे भी जो है इसको भी ब्लड चाहिए। तो वहाँ पर जब ब्लॉकेज होते हैं तो इसको लेटरल वाल एमआई कहते हैं। अच्छा जी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी रिजल्ट इन इंफीरियर वाल एमआई। ये जो बिल्कुल राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये वाला इंफीरियर, बिल्कुल इंफीरियर वाल एमआई, ठीक है जी, इसको फिर इंफीरियर वाल एमआई कहते हैं। ये राइट साइड पे जो आ रही है आर्टरी, ये इसने कोरोनरी आर्टरीज, ये मेन एओर्टा है, ठीक है। ये जो रेड रेड आपको नज़र आता है ये कोरोनरी आर्टरीज है। ये जो आपको ये वाला नज़र आता है अंदर, ये फिर एविनोडल ब्रांच वगैरह ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये आपके जहन में होना चाहिए मेन चीज़ें जो है। अच्छा, ये क्यों होता है एटायोलॉजी, इसका क्या है? एटायोलॉजी का मतलब है वजूहात। कौन कौन से वजूहात होते हैं जिसकी वजह से एमआई होती है? एक तो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी वो रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाई नहीं होते, वो हमेशा के लिए होते हैं, ठीक है जी। एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जिसको आप चेंज कर सकते हो तो मॉडिफाइबल होते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देखें, नॉन मॉडिफाइबल में एज होता है जी, फैमिली हिस्ट्री है। अब फैमिली हिस्ट्री जो है इसको कोई तो अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में एज, उम्र, यानी जितने भी बंदा बढ़ापे की तरफ जाता है तो उतना ही इसके जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता प्लेग बनता है, किसी को पता नहीं होता, ठीक है जी। तो जाके 40-50 में जाके पूरा जो है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, तो एज। दूसरा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री फॉर एग्जांपल एक फैमिली में है जी, एक ख़ानदान में एक मर्ज़ चल रहा है एमआई का, ठीक है जी, पूरे ख़ानदान में, तो ये जेनेटिकली फिर ख़ानदान में ये मर्ज़ आगे जाता है, तो ये नॉन मॉडिफाइड है। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बस आप पेशेंट को सिर्फ यही कह सकते हो को आप फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज वगैरह मॉडिफाइड जो फैक्टर है उसी पे पेशेंट को डालते हो। एक सेक्स है, यानी मेल या फीमेल, तो ज़्यादातर रिसर्च के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मेल में बहुत ज़्यादातर होते हैं जी, ठीक है जी। तो ये वो फैक्टर है जो कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल है। इसको मॉडिफाई यानी बंदे को आप बढ़ापे से नहीं बचा सकते। फैमिली हिस्ट्री है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब मेल फीमेल आप जेंडर तो आप यकीनन जो चेंज करते हो इसका मतलब अलग है, यानी जेनेटिक जो क्रोमोसोम है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एज है मोर देन 40 ईयर फॉर एग्जांपल, 40 साल से बंदा बड़ा हुआ है, ठीक है जी। सो 40 ईयर के जो ऊपर बंदा है तो उसमें क्योंकि अगर इसके लाइफ स्टाइल वगैरह, ठीक है जी, वो पहले से ख़राब था तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। फैमिली हिस्ट्री, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। दादी दादा में था तो बेटे में, नवासे में, इस तरह फैलता है ये। जेंडर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ 3 टाइम मोर इन मेन देन वीमेन। इसलिए आप देखते हो कि ज़्यादातर जो मेन है वो कार्डिक या अरेस्ट या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से ज़्यादा मरते हैं, ठीक है जी, और फीमेल कम मरती है। तो इसीलिए ये एक रिसर्च से यही चीज़ें ली गई है। अच्छा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, वो रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाई होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें स्ट्रेस, ये एरो के निशान से मैं आपको वाज़ेह करता हूँ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है ये मॉडिफाई हो सकता है, आप कोपिंग मैकेनिज्म इख्तियार करें स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, हाई ब्लड लिपिड लेवल। ये जो हाई ब्लड लिपिड लेवल है ये जो आपको नज़र आ रहा है, हाई ब्लड लिपिड लेवल का मतलब ये है कि किसी का एलडीएल जो लिपिड्स है, ठीक है जी, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि एलडीएल इस तरह के, ये फॉर एग्जांपल आर्टरी है और ये एलडीएल जाके इस तरह दरमियान में इस तरह जगह को ब्लॉक करते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए एलडीएल ख़तरनाक चीज़ है। तो आप बंदे को कह सकते हो कि मॉडिफाई कर सकते हो, भाई आप एक्सरसाइज करो, मुर्गन ग़ज़ाएँ कम खाया करो, ठीक है जी, अखरूट वगैरह ज़्यादा खाया करो, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाया करो तो आपका कम बनेगा। अच्छा जी, हाइपरटेंशन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, हाइपरटेंशन का मतलब है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो ब्लड प्रेशर को आप ट्रीट कर सकते हो। सबसे पहले अगर किसी में आप ब्लड प्रेशर सस्पेक्ट करते हो तो इसको आप लाइफस्टाइल सिखाते हो कि आपने ये लाइफस्टाइल जो है ना वो अडॉप्ट करना है। डायबिटीज़ मिलाइटस ये मॉडिफाइल फैक्टर है, अगर आप कंट्रोल रखते हो, इसको मेडिसिन प्रॉपर ले लेते हो तो फिर मसले नहीं होते इतने,
अगर कंट्रोल रखते हो तो। ओबिसिटी, अब एक बंदा है बहुत ओबीज है, तो आप एक्सरसाइज करें, अपना वेट लॉस करें, इसका इलाज है वो कर सकता है, ठीक है जी। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के केस में, या जो ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में, वो सारे दिन जो है वार्ड में काम करती है, बैठती है, फिर आके रूम में जो है वो बैठती है, तो एक फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती है लोग, करते हैं लोग, ठीक है जी। तो इससे भी ये एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, लेकिन ये मॉडिफाई हो सकते हैं, बंदा अपना एक्सरसाइज शुरू करे। और स्मोकिंग, ठीक है जी, तो स्मोकिंग को स्टॉप कर सकता है, इसके कंट्रोल में है। बहरहाल ये वो चीज़ें जो मॉडिफाइड हो सकते हैं, ये वो फैक्टर है। अब आते हैं असल चीज़ पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। अच्छा जी, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये है कि किस तरह जो है ब्लॉक होते हैं आर्टरीज। अब आप ये देखें ज़रा यहाँ पे कॉजेटिव फैक्टर, फॉर एग्जांपल किसी को ओबिसिटी है, या डीएम का मतलब डायबिटिक मेलाइटिस है, स्मोकिंग करता है एक बंदा फॉर एग्जांपल, ठीक है, या हाइपरटेंशन है बंदे को, तो जो भी है इसमें से, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी होगा। क्या होगा जी? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस अभी आपको याद है कि नर्विंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज या वेजल, ठीक है जी। आर्टरी तंग हो जाएंगे और सख्त हो जाएगी, जब सख्त हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर वो तंग हो जाएगी। ल्यूमिन, ल्यूमिन कहते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो ल्यूमिन है ये नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल इस तरह था, आप ज़रा देखें इसको, ठीक है, नॉर्मल इस तरह का बिल्कुल ठीक था। अब जब एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद ये इतना तंग हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, तो पहला बड़ा था, ये तंग हो गए, और आते आते ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ख़ास जगह पे ये और भी बहुत ज़्यादा तंग हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ये आप देखें ज़रा फॉर एग्जांपल, ये इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा तंग हो गई यहाँ पे, तो इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, सख्त होना और तंग होना। तो जब तंग हो जाती है ये वाला, तो इसमें ब्लड सप्लाई अब कम होगी, तो इस वजह से इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मैंने मसल्स ऑफ द हार्ट, इसको कम ब्लड जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड अब बढ़ जाएगी ऑफ मायोकार्डियल सेल। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्रिएट एन ऑक्सीजन डेफिशिएंट, यानी ऑक्सीजन में कमी वाक़ हो जाएगी, ठीक है जी, डेफिशिएंट कमी को कहते हैं। अच्छा जी, किस तरह डेफिशिएंट होगी? क्योंकि जो मायोकार्डियल सेल है, दिल के जो सेल है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट के सेल है, इसको ऑक्सीजन चाहिए था 85% से लेकर फॉर एग्जांपल 98% तक, या 92 से लेकर 98% तक ऑक्सीजन चाहिए था। अब ऑक्सीजन कम हो गई है, तो सेल को डिमांड ज़्यादा है कि भाई हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, जब चाहिए तो सेल का डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, जिसकी वजह से डिक्रीज हार्ट कंट्रैक्टिलिटी, इसको आइनोट्रॉपिक इफेक्ट भी कहते हैं। हार्ट का जो कंट्रैक्टिलिटी है, कंट्रैक्शन पावर, वो कम हो जाती है, क्योंकि कंट्रैक्शन पावर तो सब ऑक्सीजन पे होता है ना, जब सेल में मेटाबॉलिज्म होता है मायोकार्डियम के सेल में, उस वजह से फिर कैल्शियम जो है आगे आगे जाते हैं, और जिस वजह से मायोकार्डियम होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इनएडुकेट ब्लड सप्लाई होगा, जब हार्ट कंट्रैक्शन कम होता है, यानी पंपिंग एक्शन कम होता है, तो कम ब्लड बॉडी को जाएगा, और इस तरह कम ब्लड किडनी को जाएगी। जब कम ब्लड किडनी को जाएगी तो वह ओलिगो यूरिया, कम यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक बात। दूसरा ये कि जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, तो मायोकार्डियल सेल की डेथ हो जाती है, इसको नेक्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है जी, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस असल में डेथ को कहते हैं, मायोकार्डियल सेल या जो भी सेल बॉडी में डेथ इसका जो होता है, ठीक है जी। नेक्रोसिस क्यों? क्योंकि सिर्फ मायोकार्डियल सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, इसी तरह ब्लड में और भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही, तो उस वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। तो फिर जब आप सीसीओ वालों को पता होगा कि CKMB करते हैं, क्रिएटिन काइनेज एक टेस्ट है, ट्रोपोनिन आई टेस्ट ये करते हैं, ये ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। रिलीज़ इसलिए हो जाते हैं कि दिल के मसल डैमेज होते हैं, तो ये ब्लड में निकल जाते हैं, तो इससे पता होता है कि दिल में मसल में मसला है। जब नेक्रोसिस होता है तो वहाँ पर आपको पता है ज़ख़म बन गया तो इन्फ्लेमेशन होगी, और जब इन्फ्लेमेशन होता है आपको पता है वहाँ पर बुखार तो ज़रूर होगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली, तो ये एक प्रोसेस होगा जी। अब ये स्टडी होने से, अगर स्टडी आप करेंगे तो आपको तब पता चलेगा, वगरना ऐसा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है जी, स्टडी की ज़रूरत होगी यहाँ पे। अच्छा जी,
अब नेक्स्ट हम जाते हैं, अब जब ऑक्सीजन नहीं आता तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन और एरोबिक का मतलब जहाँ पे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पिरेशन सेल करता है। जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिस्पिरेशन करता है इसको, जब O2 नहीं होता, O2 को हम क्रॉस करेंगे, जब O2 नहीं होता तो उसको हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होगा, क्योंकि जब एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो उसका एंड रिजल्ट लैक्टिक एसिड बनता है जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इरिटेशन ऑफ मायोकार्डियल नर्व फाइबर, तो उस वजह से मायोकार्डियल जो नर्व फाइबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो न्यूरॉन है वो इरिटेट हो जाएंगे और न्यूरॉन सीधा आपको पता है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में जाते हैं, तो वहाँ पर पेन महसूस होता है, ट्रांसमिशन ऑफ पेन टू मायोकार्डियम, तो पेन महसूस होगा, दर्द। सो चेस्ट पेन, रेडिएशन टुवर्ड शोल्डर एंड आर्म, लेफ्ट शोल्डर चूँकि दिल के करीब है उस तक रेडिएट होगा, फैलेगा, और लेफ्ट आर्म को ये फैलेगा और बैक को, ठीक है जी, शोल्डर का जो बैक है वहाँ पर भी फैलेगा जी। तो ये तो था पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर देखें तो स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर, दिमाग में ब्रेन में जो वोमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इसको भी कहते हैं, बहरहाल आपके रेंज से ये थोड़ा अभी बाहर है, CTZ इसको कहते हैं, ठीक है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जहाँ से वोमिटिंग बंदे को आते हैं। सो नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है। अब नाज़िया आपको पता है, आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकली लोग हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, यानी वो सिचुएशन जब वोमिटिंग बंदे को आती है लेकिन करता नहीं है उसको नाज़िया कहते हैं, और जब इसके बाद कर दिया तो इसको फिर वोमिटिंग कहती है। अच्छा जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होगा, यानी इंक्रीज कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन कहते हैं आपको पता है एफिनेफ्रिन और नार एफिनेफ्रिन को, ठीक है जी, नारपाइन के नाम से जो आते हैं एफिनेफ्रिन और नारएफिनेफ्रिन जो नारफाइन के नाम से आता है, ठीक है जी, ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। अब इनका काम आपको पता है कि वहाँ से कार्डिक का जो ब्लड प्रेशर वो इनकी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और नैरोनेस ऑफ द वेसल काज करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाए, ठीक है जी। बहरहाल इसके और नुकसानात होंगे। फिर डायफोरेसिस, पसीना आना, ठीक है जी, पसीना आएगा पेशेंट को, क्योंकि जब एफिनेफ्रिन रिलीज़ होते हैं ऑलरेडी पेशेंट में रिस्पिरेशन जो है एनेरोबिक होगा उधर। अच्छा, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, क्लेमी बिल्कुल स्मूथ स्किन होगा, ठीक, जैसे मिट्टी पे लोग वो स्मूथ जो मिट्टी होती है, ठीक है, साबुन जैसे, एंड कोल्ड स्वीट होगा, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, कैटेकोलामीन हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है जी, हार्ट रेट अब ऑलरेडी इंक्रीज़ होगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं मिलता, यहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया है, तो एक्सीलरेटर तेज़ हम दबाते हैं और तेल है नहीं गाड़ी में, अब नुकसान होगा, इंजन ख़राब हो जाएगा, तो दिल ख़राब हो जाएगा अब, ठीक है जी। तो ये था इसका थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा जी, अब पेन की तरफ आता है। एमआई में बंदे को पेन होगा, सो करेक्ट, सीवियर पेन होगा, इमोबिलाइजिंग चेस्ट पेन, ठीक है जी, सीवियर सख्त पेन होता है, यूजुअली डिस्क्राइब एज हीवीनेस, यानी जैसे मेरे सीने में आपको पता है वो कहते हैं कि कोई चीज़ बंदा बाहर से घुसाता है, हेवीनेस, प्रेशर होता है, टाइटनेस एंड बर्निंग सेंसेशंस होते हैं। लोकेशन सबस्टर्नल, सबस्टर्नल, ठीक है जी, यहाँ पर स्टर्नम जो है इसके नीचे यहाँ पर। अच्छा जी, रेट्रोस्टर्नल के पीछे यहाँ पर सबस्टर्नल, रेट्रोस्टर्नल और एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक यहाँ पर जो स्टमक होता है उस पर यहाँ पर आप पेन महसूस होगा, ठीक है जी, एपिगैस्ट्रिक पेन। रेडिएशन, इट में रेडिएट टू निक, रेडिएट का मतलब फैलना, या तो निक की तरफ रेडिएट होगा लेफ्ट साइड से, जा, ये जो जा है जा की तरफ, एंड आर्म आर बैक, लेफ्ट आर्म या बैक जो है, ठीक है जी, उसकी तरफ रेडिएट होगा। ड्यूरेशन ये लास्ट पार 20 मिनट्स और मोर, और ये फिर डिपेंड करता है कि कितना ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है जी, उस पर ये पूरा डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। नाज़िया एंड वोमिटिंग, स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर बाय सीवियर पेन काजेज नाज़िया एंड वोमिटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन जब होगा तो उसके नतीजे में फिर नाज़िया एंड वोमिटिंग होगी। अब इन्फ्लेमेशन हुआ है तो आप इन्फ्लेमेशन में आपको पता है कि 100 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी होता है। इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस काज्ड बाय मायोकार्डियल सेल डेथ, क्योंकि जहाँ पर ज़ख़म होता है, फॉर एग्जांपल ये दिल के सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब फॉर एग्जांपल
यहाँ पर आपको मैं ज़रा ब्लू से आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लेस है यहाँ पर ये, ठीक है। सो यहाँ पर सेल जो है डिफरेंट सेल्स होते हैं, जो मायोकार्डियल के सेल्स है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इंजरी हो जाएगी। सो इस इंजरी के नतीजे में नेक्रोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और वो लीड टू फीवर, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सो इसकी वजह से फिर इंक्रीज कैटेकोलामीन रिलीज इंक्रीज होगा, यानी इफिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कैटेकोलामीन, ठीक है। डायफोरेसिस स्वेटिंग हो जाएगी एंड कोल्ड एंड क्लेमी स्किन, ऑलरेडी पिछले स्लाइड में इसको हमने पढ़ा। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन क्या होंगे जी, हाइपोटेंशन, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है, कंट्रैक्टिलिटी पावर कम हो गया है, तो जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ठीक है जी, कार्डिक आउटपुट अब कम होगा। अच्छा, इसके बाद यूरिन आउटपुट कम हो, क्योंकि जब कार्डिक आउटपुट कम होता है तो शॉक में पेशेंट जाता है, ठीक है जी, ऑलरेडी आपको पता है। एंड यूरिन आउटपुट कम होगा। शॉक में जब पेशेंट जाता है तो किडनी को भी ब्लड नहीं जाता, तो किडनी को जब ब्लड पूरा नहीं जाता तो वो फिल्टर नहीं करता फिर। सो लेस देन 30 ml पर डे जब आते हैं तो ओलिगोयूरिया, कम यूरिन बनेंगे, ठीक है जी। डिस्पने भी साथ में होता है, डिफ़िकल्टी होता है पेशेंट को सांस लेने में, ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, इसके लिए फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं डिफरेंट। बहरहाल हम इतने मेडिकल लाइन पे नहीं जाएंगे, हम नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको, लेकिन जितने होते हैं, जैसे ईसीजी आपको पता है ऑलरेडी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है जी। ईसीजी ये जो आपको PQRS और T आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं है तो कोर्स में आ गया है, जब आएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे फिर। अच्छा जी, so ECG provide information that assist in diagnosing acute MI। acute MI में हमें हेल्प देता है। द क्लासिक ECG चेंजेस आर टी वेव इन्वर्जन, ये जो टी वेव है ये वाला आपको जो नज़र आता है, ठीक है जी, इसका इन्वर्जन होता है। एस टी सिगमेंट एलिवेशन, एस टी सिगमेंट ये जो टी के बाद ये वाला एस है, ये टी है, ठीक है जी, इसके दरमियान ये जो फासला है इसको एस टी कहते हैं। इसका एलिवेशन होगा, ये एस टी सिगमेंट यहाँ बनेगा इस तरह, ठीक है, बजाय इसके कि यहाँ बन जाए। एंड एबनॉर्मल क्यू वेव आपको ये वाला जो है, ये वाला पी वेव बन गया, ये नीचे जो आता है क्यू वेव, नीचे वाला जो आता है, ठीक है जी, ये वाला ये एबनॉर्मल बनेगा। बहरहाल ये प्रैक्टिकल चीज़ें ईसीजी अगर आप CCU से ले लें एक MI पेशेंट का तो बेहतरीन चीज़ है, वहाँ आप प्रैक्टिकली सीखेंगे इसको। अच्छा जी, एंजियोग्राफी आपको पता है ऑलरेडी करते हैं, देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, टू डिटेक्ट परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज एंड टाइप ऑफ MI, कौन सा MI है और ब्लॉकेज कितना है। चेस्ट एक्सरे करते हैं कि दिल का साइज तो बड़ा नहीं हुआ है, कार्डियोमेगेल है, ये जो आपको एक्सरे में नज़र आता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है जी, ये हार्ट है जी, ये बुट शेप जो है, ठीक है, ये हार्ट है। ये मेरे ख्याल में सिविलाइन डाला है इसने कि कोई चीज़ है, तो ये वाला जो है ये हार्ट है असल में, ठीक है जी। तो अब इसके साइज़ 50%, बहरहाल आपको पता होगा कि एक्सरे को जब रीड करते हैं कि 50% हार्ट होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है, अगर ज़्यादा हुआ है तो कार्डियोमेगेली है फिर। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कौन कौन से मेडिसिन यूज़ होते हैं, तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि CCU वालों को तो पता होगा, जब जो CCU में काम नहीं करते हैं उनको पता नहीं है, तो डिफरेंट मेडिसिन यूज़ होता है, ठीक है जी। ड्रग थेरापी का मकसद क्या होगा, टू रिड्यूस पेन। सबसे पहले हम इस तरह ड्रग देंगे कि भाई पेशेंट का पेन कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, एंजाइटी, ठीक है, होगा ना, डर, बीमारी की डर। एंड एप्रहेंशन कि आगे, एप्रहेंशन कहते हैं आगे आने वाले डर जो होते हैं, ठीक है जी। पेशेंट फेयरफुल है, फेयरफुल को कहते हैं कि कहीं मैं मर ना जाओ फॉर एग्जांपल। ऑक्सीजनेशन हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम, ठीक है जी, पूरा हो, टिश्यू परफ्यूजन सही हो एंड सर्कुलेशन सही हो। करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, अब एसिडोसिस आपको पता है कि करेक्ट करते हैं, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है, फिर नॉन रिब्रीथेबल मास की ज़रूरत है कि रिब्रीथेबल मास की ज़रूरत है, सीपाप मशीन की ज़रूरत है कि बाईपाइप की ज़रूरत है। बहरहाल वो फिर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में है पेशेंट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियास, अगर रिदम ECG से आपको पता चले कि एरिथमिया है तो एंटी एरिथमिक मेडिसिन फिर देते हैं, एंड टू मैनेज कार्डियक आउटपुट।
अच्छा जी, प्रिवेंशन ऑफ थ्रम्बस, थ्रम्बस को हम प्रिवेंट करेंगे क्योंकि थ्रम्बस बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, थ्रम्बस का मतलब ये एक्सटेंशन एंड एम्बोलिज्म, वेनस थ्रम्बोसिस, यानी अगर पेशेंट लेटा हुआ है आपके साथ बेड पे हॉस्पिटल में तो इसको आप बार बार एक्सरसाइज इतना ज़्यादा भी नहीं देंगे, बल्कि आप इसको यानी जो फिजिकल थेरेपी होती है, ठीक है जी, ताकि थ्रम्बोसिस ज़्यादा ना हो। थ्रम्बोलाइसिस एंड रिफरफ्यूजन, थ्रम्बोलाइसिस, ठीक है। फिर एंटी थ्रम्बोटिक ड्रग हम देंगे, थ्रम्बोलाइटिक इसको कहते हैं, ठीक है जी, कि थ्रम्बस को, थ्रम्बस और एम्बोलिज्म में आपको पता चल गया। थ्रम्बस का मतलब ये है कि यहाँ पर एक क्लॉट बन गया है और यहाँ पर है, ठीक है जी। एम्बोलाई का मतलब ये है कि एक मूवेबल क्लॉट है, यहाँ पर भी है, ब्लड में सर्कुलेट करता है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है जी, इसको एम्बोलाई कहते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ रीमॉडलिंग एंड सब्सिक्वेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीमॉडलिंग यानी जो एबनॉर्मेलिटीज़ शक्ल में जो फ़र्क आता है, ठीक है जी, वो ना आ जाए, दिल के मसल ख़राब ना हो जाए। एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक, आगे वक्त में पेशेंट को फिर अटैक ना हो। तो इसके लिए आपको पता है प्लेटलेट इनहिबिटर देते हैं, ये क्लोपेडोग्रेल, प्लाविक्स के नाम वगैरह से जो आते हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर कोलेस्ट्रॉल के ख़िलाफ़ जो मेडिसन होता है, एंटीलिपिड जो मेडिसन है, ठीक है जी, रोज़ावेस्टाटिन वगैरह देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक है जी, मेटोप्रोलोल वगैरह। आप इन मेडिसन को आज देख ले कि बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से मेडिसन आते हैं, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, ये सारे जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है जी, लेबेटोलोल। कंट्रोल ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल करता है, यानी जो रोज़ावेस्टाटिन है, जितने भी मेडिसन है लिपिड के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं वो मेडिसन हम देते हैं। अच्छा, पेन रिड्यूस करने के लिए आपको पता है कि आफ्टर पेन इज़ नॉट रिलीव्ड बाय 3 डोज ऑफ जिटेन ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, एंजेसिड के नाम से भी आते हैं, और ग्लाइसराइल एनजीसिड आपको पता होगा, ठीक है जी, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट इसका नाम होता है, नाइट्रोग्लाइसरीन भी इसको कहते हैं। ये वेजोडाइलेटर है असल में। सो गिवन 5 मिनट्स अपार्ट एन ओपाइड एनाल्जेसिक, मार्फिन भी देते हैं इंजेक्शन पेन के लिए, और डाइजिफाम देते हैं या इज एडमिनिस्टर पेरेंटली, इसको भी देते हैं जी। सो एक ये हो गया मेडिसन आप लोगों ने याद करना है लाजमी, ठीक है जी, ये डिपेंड करता है आप लोगों के स्टडी पे। दूसरा है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया, ठीक है जी। सो एरिथमिया का हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे। सो प्रोफाइलेक्टिक हम देंगे आईवी इन्फ्यूजन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, यानी जितने भी बीटा ब्लॉकर्स है उसमें जो भी पेशेंट के लिए सुटेबल हो। एज सुन एज द एमआई पेशेंट इज सीन रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ एरिथमिया एंड मॉर्टिलिटी, एक मॉर्बिडिटी है डिजीज रेट, एक मॉर्टिलिटी डेथ रेट, ठीक है जी। सो इससे पेशेंट की जान बच सकती है। बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड अर्ली इन इवॉल्विंग एमआई कैन रिड्यूस द इन्फार्क्ट साइज एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। आपने जितने जल्दी एमआई के बाद यूज़ किया बीटा ब्लॉकर को, इतने पेशेंट का जो इन्फार्क्ट एरिया है, इन्फार्क्ट एरिया का मतलब ये जो तंग वाला एरिया है, इसमें और नुकसान नहीं होगा, इतना ज़्यादा होगा लेकिन कम होगा। टेकी एरिथमियाज में बी ट्रीटेड विथ आईवी लिडोकेन, टेकी एरिथमिया जो टेकिकार्डिया जो होते हैं, ठीक है जी, एरिथमिया इस तरह का जो एरिथमियाज होते हैं, रिदम ठीक नहीं होते, ठीक है जी, तो उसको हम फिर लिडोकेन देते हैं या प्रोकेनामाइड देते हैं या एमेडारोन ज़्यादातर देते हैं, कार्डोन के नाम से भी आता है मेरे ख्याल में, कार्डोन के नाम से आते हैं, ठीक है, वो ब्रांड नेम है हमारा, एमेडारोन इसका नाम है, ठीक है जी, तो एमेडारोन भी देते हैं। टू मैनेज कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को हमने ठीक करना है, ठीक है। सो कार्डिक आउटपुट आपको पता है कि the objective is to increase cardiac output and to decrease filling pressure without increasing cardiac output or cardiac work or lowering BP, जैसे फेरेसिमाइड, फेरेसिमाइड आपको पता है लाजिक्स के नाम से जो आते हैं, ये नाम आपको सब पता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को जेनेरिक नेम में मसला होगा, ब्रांड नेम शायद आपको याद हो, ये जिसको जेनेरिक नेम कहते हैं, और ये ब्रांड नाम, ब्रांड मतलब दुकान का नाम, कंपनी का नाम, ठीक है जी। सो फेरेसिमाइड, अच्छा जी। सो इट डिक्रीज कार्डियक प्रीलोड, कार्डियक प्रीलोड को ये कम करता है। प्रीलोड का मतलब है कि जो दिल के राइट साइड में इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से जितने भी ब्लड आते हैं दिल की तरफ, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो फिल्टर आउट करते हैं किडनी में ना, लाजिक्स का काम है फिल्ट्रेशन करना, ठीक है जी, ज़्यादा पानी फिल्टर आउट करते हैं। वेजोडाइलेटर हम देते हैं, जैसे जेटेन, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लाइसरीन, एंजिसिड वगैरह। वेजोडाइलेटर का मतलब ये कि पहले विजल इस तरह तंग होता है आर्टरी या वेन, ठीक है जी, जब हम एंजिसिड देते हैं तो ये इतना
बढ़ जाती है, तो इसमें अब ज़्यादा ब्लड जाएगी, इसमें कम ब्लड जाती थी पहले, ठीक है जी। और नाइट्रोप्रोसाइड, ये भी वेज़ोडाइलेटर है, वो बीन मेनली यूज्ड। आइनोट्रॉपिक एजेंट्स, आइनोट्रॉपिक याद रखें, आइनोट्रॉपिक का मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को जब ज़्यादा करता है। क्रोनोट्रॉपिक जो हार्ट रेट के साथ काम करता है, ठीक है जी। सो आइनोट्रॉपिक एजेंट जैसे डोपामीन, एंडोब्यूटामीन, आपको पता है जो आइनोट्रॉपिक सपोर्ट पे होता है पेशेंट, डोपामीन पे, नॉरएपिनेफ्रिन पे, एपिनेफ्रिन पे, ठीक है जी। सो आइनोट्रॉपिक, ये डोपामीन जो है ये आइनोट्रॉप्स है, पॉजिटिव ये डोपामीन है। एंडोब्यूटामीन तो अगमेंट का मतलब तेज करता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, दिल के पंपिंग एक्शन को। कौन जी? आइनोट्रॉपिक एजेंट, डोपामीन, डोब्यूटामीन। सो ये भी हम पेशेंट को देते हैं। अच्छा जी, चौथे प्रिवेंशन ऑफ थ्रम्बस एक्सटेंशन। थ्रम्बस एक्सटेंशन जो है इसको हम प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन देते हैं, फिर एस्कॉर्ट के नाम से भी नॉर्मली आता है, ठीक है जी, एस्पिरिन। As soon as MI is suspected, this is continued at, ये ब्लड थिनर है, असल में ब्लड को नरम बनाता है, ठीक है जी। इसके पूरा मैकेनिज्म है बहरहाल कि किस तरह ये बनाता है। एंटी कोगुलेंट्स हम देते हैं, कोगुलेंट्स ताकि कोगुलेशन ना हो, ठीक है, थ्रम्बस न बने। जब थ्रम्बस बन जाए तो फिर हम थ्रम्बोलाइटिक देते हैं, और जब हम एहतियात करते हैं कि थ्रम्बस ना बने तो हम एंटीकोगुलेंट देते हैं, ठीक है जी, कि कोगुलेशन ना हो। कोगुलेशन कहते हैं इकट्ठा होना ब्लड का, एक इस तरह का क्लॉट बनना, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि क्लॉट ना बने तो इसके लिए एंटी, जैसे हेपरिन, ठीक है जी, एनॉक्सापरिन, एनॉक्सापरिन जो नाम से आते हैं, मेरे ख्याल में खूबसूरत नाम के साथ ये हॉस्पिटल में भी आते हैं, नाम मैं भूल चुका हूँ, तो वो हम देते हैं पेशेंट को। फॉलोड बाय ओरल एंटीकोगुलेंट यूज्ड टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एंड पल्मोनरी और आर्टीरियल एम्बोलिज्म। आर्टीरियल एम्बोलिज्म को हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है जी। जब ऑलरेडी एम्बोलिज्म है तो फिर हम थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हेपरिन किस तरह काम करता है जी? हेपरिन एंटीथ्रम्बिन एक मॉलिक्यूल है, इसको आप थोड़ा पढ़ ले, ये इजी है, ठीक है। एंटीथ्रम्बिन 3, इसका काम है कि ये थ्रम्बिन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रम्बिन में, जब हम हेपरिन एंटीथ्रम्बिन 3 के साथ। सो हेपरिन जब आप देते हैं तो ये इनएक्टिवेट करता है एंटीथ्रम्बिन 3, तो ये थ्रम्बिन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्रम्बिन जब आते हैं तो ये फाइब्रोनोजिन में कन्वर्ट होते हैं और फिर फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन में, ठीक है जी। तो इसलिए फाइब्रिन जो है फाइबर बनाते हैं, क्लॉट बनाते हैं फिर, ठीक है। तो जब हम हेपरिन देते हैं तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, थ्रम्बिन फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन फिर फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये नहीं होगा इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजिन इनटू फाइब्रिन, तो क्लॉट नहीं बनेगा। जब क्लॉट नहीं बनेगा तो स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड होगा, ठीक है जी। अच्छा, थ्रोम्बोलाइसिस एंड रीपरफ्यूजन। अब थ्रोम्बोलाइसिस, ऑलरेडी क्लॉट बन गया, आप क्या करेंगे? अब इसको हम तोड़ देंगे। इसको तोड़ने के लिए जो स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन, एक पूरा कंसर्न लेते हैं पेशेंट से पहले या अटेंडेंस से, इसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन बहुत एहतियात के साथ जो लगाते हैं, ठीक है जी। फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, लेकिन ज़रा स्ट्रेप्टोकाइनेज होते हैं। एल्टीप्लेज आर यूज टू अचीव रीपरफ्यूजन ऑफ इन्फार्क्ट एरिया, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लॉट है, जगह बंद है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जब देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज इसके मैं लिखूँगा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज आके इस क्लास को तोड़ देगा, जब तोड़ देगा तो ये क्लॉट छोटे छोटे क्लॉट में इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ ब्लड के लिए रास्ता खुलेगा अभी, ठीक है, इसीलिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। सो थ्रोम्बोलाइसिस शुड बी स्टार्टेड विद इन 1 to 2 आवर ऑफ एमआई सिम्टम ऑनसेट। जैसे एमआई के 2 घंटे के अंदर अंदर आप पेशेंट को शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जब वक्त लेंगे तो फिर नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो इसलिए जितना जल्दी होता है। Primary percutaneous coronary intervention with stenting is preferred revascularization position, या फिर स्टंट लगाते हैं, ठीक है। स्टंट आपको पता है कि जहाँ पे ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल ये वाला जगह नैरो है, ठीक है, तो स्टंट आके यहाँ पर लगाते हैं तो ये वाला जगह खुलता है इससे फिर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किस तरह काम करेगा। यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, ये सारे जो है प्लाज्मिन है।
असल में प्लाज्मिनोजिन जो है आके प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता होता है, और प्लाज्मिन का फिर काम है कि फिर जाके थ्रम्बिन और फाइब्रोनोजिन और फिर फाइब्रिन में, ठीक है जी। तो फिर हम अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, यूरोकाइनेज देंगे, तो प्लाज्मिनोजिन कन्वर्ट ही नहीं होंगे प्लाज्मिन में, ठीक है जी। तो फिर डिग्रेडेशन होंगे क्लाट के, क्लाट ख़राब हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ रीमॉडलिंग एंड सब्सिक्वेंट CHF। CHF का मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीमॉडलिंग ये जो दिल के शक्ल में चेंज आते हैं, ठीक है जी, मसल्स उसमें हाइपरट्राफी वगैरह होते हैं, इसको रीमॉडलिंग कहते हैं। सो इसके लिए हम ACE इनहिबिटर देते हैं। ये जो कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, आप लोगों ने नाम कैपोटिन के नाम से जो आते हैं, ठीक है जी, ये ACE इनहिबिटर है। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये जो वाल्सर्टान वगैरह है, वाल्सर्टान, ठीक है, आर ऑफन प्रूवन एफिकेसी एंड एफर्ड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेनिफिट्स। वो असल में फिर ये है कि एंजियोटेंसिन 2 यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये ब्लॉक करता है। जब ये ब्लॉक होता है तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता है। जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो वे एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये बात याद रखें, वो वेजो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी। तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा असल में। अच्छा जी, फिर प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक, ताकि आगे वक्त के लिए अटैक ना हो पेशेंट को, से प्लेटेलेट इनहिबिटर हम देते हैं। जैसे एस्पिरिन पे पेशेंट को डालते हैं, क्लोपेडोग्रेल या स्कार्ड प्लस पे डालते हैं। एस्पिरिन को क्लोपेडोग्रेल दोनों होते हैं एक टेबलेट में। बीटा ब्लॉकर देते हैं जैसे मेटोप्रोलोल वगैरह, रिड्यूस रिस्क ऑफ री इन्फार्क्शन, दोबारा इन्फार्क्शन ना हो। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब प्रॉपर पंप न कर सके हार्ट, ठीक है जी, एंड मोर्टिलिटी को कम करता है, डेथ रेट को। कंट्रोल ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया को हम कंट्रोल करते हैं, ये जो क्लोपेडोग्रेल हम देते हैं, ठीक है जी, ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका ना बढ़े। अच्छा जी, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट, अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, यानी एंजियोप्लास्टी के नाम से आप सब वाकिफ है। ये जो एक डिवाइस है स्प्रिंग टाइप, इसको अंदर लगाते हैं जी। अच्छा, इसके बाद करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्ट, केबिज के नाम आपको पता है, हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, बाज़ लोगों ने शायद देखा भी होगा कि केबिज में क्या करते हैं जी। सो केबिज में क्या करते हैं, जो आपको एओर्टा नज़र आता है, ये वाला, ये एक एओर्टा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये लिग से, पाव से, कहीं से भी ये ग्राफ्ट करता है वेन को या आर्टरी को, ये ग्राफ्ट किया आपको, और ये एओर्टा के यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, इस जगह से, और यहाँ से लेके मैं आपको ये दूसरे कलर में शो करता ताकि आपको पता चले। ये जो है ग्राफ्ट एरिया है, ये वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लॉकेज है, ठीक है जी, तो ये वाला आर्टरी आके यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ तक ऑलरेडी ब्लड आ रहा है मसल की तरफ। अब ब्लॉकेज यहाँ पर था तो ये वाला पाइप लगा दिया यहाँ से नीचे की तरफ, तो अब दिल के नीचे वाला जो मसल थे, अब यहाँ जो ब्लड नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर ब्लड आएगी, ठीक है जी। तो इसको केबिज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास। कोरोनरी आर्टरी को बाईपास के यहाँ पर छोड़ दिया, वहाँ से एक और पाइप, एक और आर्टरी लगा दी वहाँ से यहाँ तक। अच्छा जी, सो अ पोर्शन ऑफ सेफिनस वेन फ्रॉम लेग, सेफिनस वेन लेग से, पाव से जो वेन ग्राफ्ट करते हैं, ठीक है जी, एंड इज रिमूव्ड एनास्टोमोज्ड प्रॉक्सिमली टू द असेंडिंग एओर्टा। एनास्टोमोज का मतलब दूसरे जगह पे जो लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद ये जाके असेंडिंग असेंडिंग एओर्टा से ग्राफ्ट करते हैं, वहाँ पर ये अटैच करते हैं टू द असेंडिंग एओर्टा एंड डिस्टली टू कोरोनरी आर्टरी। डिस्टली का मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरी है नीचे की तरफ, ठीक है जी, यहाँ पर लगाते हैं, तो इसको केबिज कहते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी, ठीक है जी, थोड़ा पढ़ लीजिए तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगा। अब हम आते हैं कि एज अ नर्सिस जो है हम MI के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है जी। ये नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं आप लोग, टेंशन ना ले, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 3-4 स्लाइड रहते हैं, खैर है, थोड़ा आप तवज्जो दें इसको। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं जी, इसको भी थोड़ा मैं बोल्ड करूँ। सो नर्सिंग मैनेजमेंट तो ये जनरली आपको पता है कि आपने ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करना है,
ये तो आपके लिए आम बात है, ठीक है, आपको याद भी होगा, हमसे आप बेहतर जानते हैं कि आप एमआई वाले पेशेंट हमेशा ऑक्सीजन आपको लगाते हैं, अगर ज़्यादा मसले हो तो वेंट पे भी डालते हैं पेशेंट को, ठीक है। प्रोमोट रेस्ट एंड एक्टिविटी, रेस्ट और एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, यानी पेशेंट को रेस्ट पे डालते हैं, एक्टिवली वो एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है इसकी कमी है पेशेंट को, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फैसिलिटेटिंग फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस इनपुट आउटपुट आप रिकॉर्ड करते हो, पेशेंट के बीपी आप टाइमली रिकॉर्ड करते हो, ठीक है जी। फ्लूइड बैलेंस देखते हो कि डिहाइड्रेट तो नहीं है या एडेमा तो नहीं बना हुआ है पेशेंट का। प्रोवाइड स्किन केयर आप प्रोवाइड करते हो कि ऐसा ना हो अल्सर बने, ठीक है जी। प्रोमोट न्यूट्रिशन को आप प्रोमोट करते हो। प्रोमोट एलिमिनेशन, ठीक है जी, यानी कैथेटर वगैरह का प्रॉपर केयर करते हो। मैनेज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा अगर है तो इसको मैनेज करते हैं, ये जनरल है वैसे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड असिस्ट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू देम, जो मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है इसको आप एडमिनिस्टर करते हो। एडमिनिस्टर के 5 राइट्स है, आप लोगों को शायद याद भी हो 5 राइट्स, ठीक है। तो इस पे खैर बाद में फिर बात करेंगे कि राइट मेडिसिन को राइट पेशेंट को राइट टाइम पे राइट रूट, ठीक है जी, एंड राइट डोज लगाना पड़ता है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है मैनेज, अच्छा प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन 2 to 6 लीटर बारल पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने लीटर पे पेशेंट जो है मेंटेन करता है, तो इसी पे आप छोड़ते हो जी। ये आपके प्रैक्टिकल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इवालुएट एबीजीज आर्टीरियल ब्लड गैसेस, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखते हो, CO2 आप देखते हो, ठीक है जी, बाइकार्बोनेट आप देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो वहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद है रिलीफ ऑफ पेन आर इस्केमिक साइन एंड सिम्टम। पेशेंट जब दर्द की फरियाद करता है तो यकीनन नर्स इसी का काम है कि डॉक्टर को वो ख़बरदार करे कि भाई पेशेंट को तकलीफ़ है, ठीक है, और जो पेन किलर है, मॉर्फिन है या इंजेक्शन वगैरह जो भी देना है पेशेंट को डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक वही देंगे। प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल डैमेज, मायोकार्डियल डैमेज को आपने प्रिवेंट करना है कि और डैमेज ना हो, तो प्रिवेंट करने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरा हो पेशेंट को, टाइमली मेडिकेशन पेशेंट को आप देते हो, ठीक है जी, यानी इंजेक्शन वगैरह। इससे ये होगा कि वो जो आर्टरी ब्लॉक होती है या नेर होती है वो खुल जाएगी, तो ऑक्सीजन इसी इम्प्रूव होगा, तो मायोकार्डियल डैमेज नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन, ऐसा ना हो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है फॉर एग्जांपल पेशेंट को, ठीक है जी, तो नहीं, बिल्कुल आप ऑक्सीजन को मेंटेन रखेंगे। मेंटेनेंस और अटेनमेंट ऑफ एडेक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन को आप मेंटेन रखेंगे, वो आपको पेशेंट के कंजक्टाइवा से भी पता चलेगा कि ब्लोइसनेस तो नहीं है, ठीक है जी। आप नेल्स को भी देखेंगे, ठीक है, कैपिलरी टेस्ट जिसको कहते हैं, कैपिलरी रिफिल आप चेक करेंगे। एंजाइटी को आप रिड्यूस करेंगे, पेशेंट के साथ आप थोड़ा, ठीक है, खुल के बातें करेंगे, इसको समझेंगे कि आपका अभी ट्रीटमेंट जारी है, ठीक है, ताकि इसका टेंशन कम हो। जो डिजीज़ को टेंशन होता है, पेशेंट को डर होता है ना कि भाई दिल का मसला है, तो ये इससे जैसे कोरोना से लोग डरते हैं, ठीक है जी। एब्सेंस और अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अर्ली डिटेक्शन फॉर एग्जांपल बिल्कुल पेशेंट पेल हो गया, मतलब ये है कि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी है, ठीक है जी, बीपी गिर रहा है पेशेंट का, मॉनिटर पे आप लगाते हो, अगर CCU में है तो बहुत इजीली आपको पता है वहाँ पर बहुत इजीली पेशेंट को हैंडल करते हैं। चेस्ट पेन एब्सेंट एंड कंट्रोल, आप इंश्योर करेंगे कि पेशेंट का चेस्ट पेन ना हो और कंट्रोल हो, तो पेशेंट कंफर्टेबल भी होगा और ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई भी प्रॉपर होगी। हार्ट रेट सफिशेंट टू सस्टेन एडेक्वेट कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट एंड रिदम, ये सारे चीज़ें सफिशेंट होते हैं। रिदम तो आप जानते हो ना, फॉर एग्जांपल ये एक आर वेव बनता है तो दूसरा आर वेव भी इस फासले पे बनेगा, तीसरा आर वेव भी इस फासले पे बनेगा, यानी इसके दरमियान अगर 3 छोटे बॉक्स है तो इसके दरमियान भी 3 छोटे बॉक्स होने चाहिए, वो ECG पे जो होते हैं, ठीक है जी। अगर इसके दरमियान 3 है, इसके दरमियान 4 है, इसके दरमियान 5 है, तो फिर इसका मतलब है एरिथमिया, रिदम ठीक नहीं है। हाँ, जैसे कोई बंदा गाता है तो हम कहते हैं कि भाई आप रिदम में नहीं गाते हो, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जी अचीवमेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल सफिशेंट फॉर बेसिक सेल्फ केयर, ठीक है जी, ताकि बेसिक सेल्फ केयर जो है पेशेंट कर सके, बाकी आप पे डिपेंड होता है पेशेंट। एंजाइटी रिड्यूस एंड मैनेज है पेशेंट का। डिजीज़ प्रोसेस ट्रीटमेंट प्लान एंड प्रोग्नोसिस अंडरस्टूड,
यानी आपको भी पता है और पेशेंट को भी आपने बताया है कि आपका डिजीज़ ये है, इसका ये प्लान है हमारे साथ। इस प्रोग्नोसिस का मतलब है कि ये कितने दिन में ठीक हो सकता है, किस तरह ठीक हो सकता है, ये पेशेंट को आप समझाते हो। एंड प्लान इन प्लेस टू मीट नीड आफ्टर डिस्चार्ज, यानी पेशेंट को आप डिस्चार्ज करने से पहले प्लान बनाते हो कि अभी पेशेंट को घर भेजना है तो कौन कौन से हिदायत के साथ पेशेंट को हम घर भेजेंगे। नर्सिंग प्रायोरिटीज़ तो ये होना चाहिए कि पेन को रिलीव करे, जो भी पेशेंट हो, चाहे दिल का पेशेंट हो या जो भी पेशेंट हो, पेशेंट को दर्द ना हो। एंजाइटी को रिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंजाइटी है। पेशेंट हॉस्पिटल में आजकल जो आते हैं बीमार इतने नहीं होते, लेकिन एंजाइटी की वजह से, खासकर हॉस्पिटल एंजाइटी, फिर डॉक्टर एंजाइटी, नर्सेज एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी, एक तो होम सिकनेस, घर से बाहर होता है, तो सब एंजाइटी में बेचारा होता है। तो वो मर्ज़ इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि हॉस्पिटल में फिर बनते हैं। हाँ, लेकिन अगर हॉस्पिटल में काबिल नर्स स्टाफ और डॉक्टर काम करते हैं तो वहाँ पर फिर ये नहीं होता जी। अगर फ्रेंडली माहौल पेशेंट के साथ रखे, एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हो पेशेंट के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो फिर ये मसले नहीं होते। रिड्यूस मायोकार्डियल वर्कलोड कम करते हो आप, ठीक है जी। यानी पेशेंट को चलने फिरने से आप मना करते हो कि आपने बेड पर ही रहना है, हम आपका इलाज करेंगे। अगर घर भेजना है तो फिर भी आप कहते हो कि आपने जैसे कि सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना है, आपने भागना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें आप इनको बताते हो। प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड असिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसएरिथमिया और कॉम्प्लिकेशन। असिस्ट का मतलब हेल्प करे, ठीक है जी। जैसे एरिथमिया में डॉक्टर्स, नर्सिस या पेशेंट जब कोलैप्स होता है तो पूरा टीम जाता है पेशेंट का। प्रमोट कार्डियक हेल्थ को प्रमोट करें एंड सेल्फ केयर पेशेंट का, ठीक है। ये जनरल नर्सिंग प्रायोरिटी होना चाहिए। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होंगे जी? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एलॉन्ग विद मेडिकेशन थेरापी, ऑक्सीजन को आप एडमिनिस्टर करेंगे, मेडिकेशन थेरापी जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, टू असिस्ट विद रिलीफ ऑफ सिम्टम, ताकि पेशेंट का सिम्टम रिलीफ हो। encourage bed rest with the back rest elevated to help decrease chest discomfort and dyspnea। हेड एलिवेशन जो प्रॉपर पोजीशन होता है, ठीक है जी, ऑलरेडी आपको पता है, हेड को एलिवेट करते हैं बेड का, डिस्पने को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है जी। एनकरेज चेंजिंग ऑफ पोजीशन फ्रीक्वेंटली टू हेल्प कीप फ्लूइड फ्रॉम पूलिंग इन द बेसिस ऑफ द लंग्स, क्योंकि जब पेशेंट लेटा रहता है तो लंग्स में फ्लूइड एकमुलेशन फिर होता है, ठीक है जी, खासकर इस तरह का पेशेंट का। तो आप बार बार पेशेंट के साइड चेंज करते हो ताकि फ्लूइड एकमुलेट ना हो। पूल कहते हैं, पूल जैसे, ठीक है जी। अच्छा जी, तालाब न बने पानी का। चेक स्किन टेम्परेचर एंड पेरिफेरल पल्सेस फ्रीक्वेंटली टू मॉनिटर टिश्यू परफ्यूजन। आप पल्स चेक करते हो, टेम्पोरल पल्स, एपिकल पल्स दिल पे जो होता है, ठीक है जी, रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, डर्सल स्पिडस पाँव पे जो होता है, पॉप्लिटियल पल्स, ठीक है जी, फेमोरल पल्स। तो ये यहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ फला फला हिस्से को ब्लड जा रहा है और सही तरीके से जा रहा है, तो टिश्यू परफ्यूजन है, इसका मतलब ये। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन एन ऑनेस्ट एंड सपोर्टिव मैनर, ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ, ठीक है जी, सपोर्टिव मैनर। आप बहुत ही थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में आप चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देंगे, डॉक्टर्स को भी पेशेंट को भी। मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली फॉर चेंज इन कार्डियक रेट एंड रिदम। आप मॉनिटर करते हो, बार बार मॉनिटर देखते हो, ठीक है जी, बार बार ब्लड प्रेशर आप रिकॉर्ड करते हो कि पेशेंट का मसला ज़्यादा तो नहीं हो रहा। हार्ट साउंड आप चेक करते हो, S1 S2, ब्लड प्रेशर देखते हो, चेस्ट पेन बार पूछते हो पेशेंट से, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखते हो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ब्रेडिप्निया है, टेकिप्निया है, डिस्पनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। यूरिनरी आउटपुट आप देखते हो, बार बार अगर कैथेटराइज पेशेंट है और इस तरह के पेशेंट को कैथेटराइज ही करता है, ठीक है जी, ताकि इसको बार बार जाना ना पड़े। तो वहाँ से आप आउटपुट, इससे पता चलता है कि पेशेंट कार्डियक आउटपुट ठीक है तो सही यूरिन आ रहा है, आउटपुट नहीं है तो इसका मतलब है फिर मसला है। चेंज इन स्किन कलर आप देखते हो, कहीं एनीमिक तो नहीं है, पेलर तो नहीं है पेशेंट। एंड लेबॉरेटरी वैल्यूज़, वो ट्रोपोनिन, IC, KMB या जितने भी पेशेंट के डेली इन्वेस्टिगेशन है वो भिजवाते हैं। इसके बाद आप आखिर में आके इवाल्यूएशन करते हो। अब याद है ना, वही नर्सिंग प्रोसेस पे हम जा रहे हैं, आपके जहन में भी होगा कि असेसमेंट कर दिया, इसके बाद डायग्नोसिस कर दिया, डायग्नोसिस के बाद हमने प्लान बना दिया, प्लान के बाद हमने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट के बाद हमने प्लान को इवाल्यूएट किया। तो अब ये जो जितने भी हमने इंटरवेंशन किए, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम इवाल्यूएट करते हैं। देयर इज़ एब्सेंस ऑफ पेन और इस्केमिक साइन एंड सिम्टम। अभी आप इवाल्यूएट, क्या पेशेंट ठीक हो गया है, अब पेशेंट को दर्द नहीं है, इस्कीमिया जो है पेशेंट ठीक हो गया है, मायोकार्डियल डैमेज इज प्रिवेंटेड, मायोकार्डियल डैमेज प्रिवेंट हो गया है कि नहीं, ठीक है जी, इंश्योर करते हो आप। एब्सेंस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्फंक्शन है कि नहीं, यानी रिस्पिरेटरी डिस्फंक्शन तो आप नहीं है ना, पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं। एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन है, और इसको मैंने आपको बताया कि पेशेंट के जितने भी पेरिफेरल पल्सेस है, ठीक है जी,
आप इसको असिस्ट करते हो, जैसे डर्सल स्पिडस से लेकर पापलीटियल, फिर फेमोरल, ब्रेकियल, रेडियल, टेम्पोरल, कैरोटिड और मेन जो एपिकल पल्स, इस सब को आप, इससे आपको पता चलेगा कि बॉडी को सही ब्लड जा रही है कि नहीं। एंजाइटी इज़ रिड्यूस, यानी पेशेंट से आप पूछेंगे तो क्या आपको अभी तसल्ली है, अभी ठीक हो गए हो कि नहीं, ठीक है जी। एंड ये जो लास्ट स्लाइड में यही चीज़ आम पेशेंट घर भिजवाते हैं, अगर ठीक हो गया, आप लोगों ने मेहनत की, पेशेंट ठीक हो गया, तो हम घर भिजवाने के लिए एजुकेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है जी, कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी डेट द नर्स मस्ट टीच द पेशेंट अबाउट हार्ट हेल्दी लिविंग, कि किस तरह, यानी खाने के बारे में हम बताते हैं किस तरह की चीज़ें खाने हैं, ये नहीं खाने हैं। होम केयर के बारे में हम बताते हैं। फॉलो अप मॉनिटरिंग, 1 महीने बाद डॉक्टर ने लिखा है कि इसको आना है, तो इसको आप समझाते हो कि 1 महीने बाद आना है, आपने ये टेस्ट करना है, ठीक है जी। एंड एडहेरेंस, द नर्स शुड आल्सो मॉनिटर द पेशेंट एडहेरेंस टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। और डेस्ट भी आप करते हो कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन वाले हो, यहाँ पर भी आप करते हो, ठीक है जी। और पेशेंट के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट से आप एक पूरा एक डाइट प्लान भी बनाते हो जी। तो ये था आज का लेक्चर, यहाँ पर स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी जी।